सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 मार्च की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस बैंक ने हैदराबाद में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सिलरेशन सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सिलरेशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो हैदराबाद बेस्ड ये केंद्र बैंक के मौजूदा प्रदर्शन में सुधार करने और नवाचार यानी कि इनोवेशन के माध्यम से उच्च विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंक की आंतरिक क्षमता का निर्माण करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। इसकी टैगलाइन होती है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अभी आपको याद होगा एसबीआई ने मुफ्त ऑनलाइन आईएमपीएस लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। और एसबीआई के जो पूर्व अध्यक्ष है रजनीश कुमार, उन्होंने बुक लिखी है अभी जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। बाकी एक्सिस बैंक अभी आईएफआर अवार्ड्स 2022 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था इसने। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी/सीईओ बन गए अतुल कुमार गोयल। और यूको बैंक के कौन बन गए? सोमा शंकर प्रसाद बन गए। कि ध्यान रखना बढ़ते आगे। अगला प्रश्न भी आपका बैंक से रिलेटेड ही है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया? तो आंसर होगा डीबीएस इंडिया बैंक। तो अभी डीबीएस इंडिया बैंक ने अभी हाल ही में कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करना। बाकी नाबार्ड से आपको याद आता होगा अभी इसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था। क्या नाम है उसका? जीवा प्रोग्राम। और आईसीआईसीआई बैंक अभी आपको याद होगा इसके एमडी/सीईओ क्या नाम है? संदीप बख्शी। उनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। और एक्सिस बैंक अभी पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था ये। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पंचसूत्री नाम से एक पंचसूत्रीय योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, परिवहन और उद्योग इनको कवर करते हुए पंचसूत्री नाम से एक पंचस्तरीय योजना की घोषणा की है। तो राज्य के बजट 2022-23 के अनुसार अगले 5 सालों में इस कार्यक्रम के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और अगले 3 सालों में इस कार्यक्रम के लिए 4 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। अच्छा मुझे बताओ 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा मुंबई। उसके अलावा आपको याद है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहां पे किया गया? मुंबई में। अभी टॉम इंडेक्स आया था, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची बताई गई थी। उसमें भारत में टॉप पे रहा था मुंबई जो कि विश्व में 5वें स्थान पे था। और दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया था उसमें तुर्की के इस्तांबुल को। और देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ये कहाँ पे शुरू हुआ? महाराष्ट्र के मुंबई में। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। अच्छा मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको मिलेंगे। एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और आपको याद होगा ट्रैफिक सिग्नल पर महिला के आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना था मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हो गए भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। उसके अलावा याद रखना महाराष्ट्र ने देश की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम रखा इंद्रायणी मेडिसिटी, ये कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की? पुणे में। मतलब यहाँ पे सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। और आपको याद है महाराष्ट्र कृषि निर्यात नीति बनने वाला पहला राज्य बन गया है। और महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। अच्छा बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और इसका पहला स्टेशन तैयार हो रहा है सूरत में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा फरीदाबाद। तो अभी 19 मार्च से हरियाणा के फरीदाबाद में 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला ये शुरू हुआ है। इस मेले में 30 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक तरह का शिल्प यानी कि क्राफ्ट का मेला है। तो याद रखना कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसमें भागीदार देश कौन है? उज्बेकिस्तान है। और थीम स्टेट कौन है? जम्मू कश्मीर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ड्रोन मेला ये कहाँ पे लगा था, तो आंसर होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अभी पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पे आयोजित हुआ? दिल्ली में। पुष्कर मेला तो आप जानते ही हो, अजमेर राजस्थान में लगता है। और पुष्कर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में। और खीर भवानी मेला पूछ लें या बंगस आवाम मेला पूछ लें, ये होता है जम्मू कश्मीर में। तो याद रखना ये भी बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा प्रशांत झावेरी। तो अभी फ्लिपकार्ट की नई हेल्थ केयर पहल है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। इसने अपोलो हेल्थ के पूर्व कार्यकारी प्रशांत झावेरी को अपना सीईओ बनाया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी रंजीत रथ अभी ऑयल इंडिया के सीएमडी बने। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और विनीत जोशी सीबीएसई के अध्यक्ष बने। अगर पूछते आपसे एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन बने, तो आंसर होता दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखना ये नाम भी पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना में शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है, जो कि एक तरह का लेजर हथियार है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को तबाह या जाम कर सकता है। अब ये बनाया है चाइना ने। तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है और बीजिंग में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मिलेगा। करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और अभी चाइना में भारतीय राजदूत कौन बने थे एम्बेसडर? प्रदीप कुमार रावत। और आपको याद होगा चाइना ने ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनने के लिए 2025 तक यानी कि 5 वर्षीय योजना शुरू की है। और अभी चलो पहले तो ये बताओ, उबेर कप का संबंध किससे है और थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और अभी उबेर कप को जीता था चाइना ने जापान को हरा के, और थॉमस कप को जीता था इंडोनेशिया ने चाइना को हरा करके। अभी आपके विंटर ओलंपिक्स ये यहाँ पे हुए थे बीजिंग चाइना में। चलो आप मुझे बताओ, इस विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र भारतीय थे, उनका नाम क्या है? और चाइना ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? गुआंगमू। और चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, उसका नाम है शी है। उसके अलावा आपको याद होगा 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स होंगे चाइना में, जिसका शुभंकर है फेई फेई। 2022 में ही 19वें एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में, जिसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। और 2023 में 18वें एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप होंगे चाइना में ही। तो याद रखना ये सब बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को एक सूचकांक के रूप में दर्ज करके फसल विविधीकरण सूचकांक को अपनाया है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स यानी कि फसल विविधीकरण सूचकांक, इसके अनुसार तेलंगाना में 77 किस्मों की फसल उगाई जाती है, जिनमें से फसल विविधीकरण के लिए केवल 10 फसलों को चुना जाता है। तो ये सूचकांक राज्य में भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। अब बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल आपने कहा हैदराबाद है, और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में ही। और माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में ही भारत का सबसे बड़ा और भारत का चौथा डेटा सेंटर स्थापित करेगा हैदराबाद में ही। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन भी अभी हैदराबाद में ही किया गया था, जो कि संत रामानुजाचार्य की स्टैच्यू है। इसकी ऊंचाई है 216 फीट। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये कहाँ पे खुला? हैदराबाद में ही। उसके अलावा याद रखना भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खुला था हैदराबाद में।
और हैदराबाद में जो आपको नेहरू जूलॉजिकल पार्क मिलेगा उसे ISO सर्टिफिकेट मिला है, और इसी के साथ ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर भी बन गया। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये आपका हैदराबाद में ही खुला था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। अच्छा बताओ, मेदा राम जतारा महोत्सव 2022 ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तेलंगाना में। और ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला भी है। अभी देश का पहला मध्यस्थता और सुलह केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में। अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना? तो आंसर होगा पोचमपल्ली। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस शहर के सभी मेट्रो स्टेशनों की यात्रा करने के लिए सबसे तेज समय का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस मेट्रो नेटवर्क में बनाया गया? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं प्रफुतल सिंह। उन्होंने शहर के सभी मेट्रो स्टेशनों की यात्रा करने के लिए सबसे तेज समय दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसमें वो शहर के सभी 254 स्टेशनों की यात्रा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने केवल 16 घंटे और 2 मिनट में 348 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब कहने की बात यह है कि कितने फोकट बैठे हैं लोग। अच्छा, आपके टोटल रेलवे जोन कितने? 18 हैं। 18वें का मुख्यालय आपको विशाखापत्तनम में मिलेगा, और इन 18 रेलवे जोन में एक मेट्रो भी है, कोलकाता मेट्रो। 17वां रेलवे जोन में ये। अच्छा, आप मुझे बताओ, पहले तो आप ये याद रखना कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कौन सा होगा? सूरत। और बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी? तो 400 हैं। और अभी भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? कवच। मतलब एक ही पटरी पे अगर आमने सामने दो ट्रेनें आ रही है तो उनको टकराने से रोका जाएगा इस कवच के थ्रू। और भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे बनेगा जो सीधे ट्रैक्शन को पावर फीड करेगा? मध्य प्रदेश के बीना में। और भारतीय रेलवे कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। और भोपाल मेट्रो का नाम बदल के क्या कर दिया गया? भोज मेट्रो कर दिया गया। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस को अपनाया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस को अपनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मरीजों के लिए बेड साइड देखभाल, स्वच्छता और जनशक्ति की उपलब्धता सहित समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। इसमें एक महीने में प्रति अस्पताल बिस्तर 7500 रुपये का खर्च शामिल है। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने ज्योति संजीवनी योजना लागू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने ज्योति संजीवनी योजना शुरू की है, जो कि एक कैशलेस योजना है जो सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली गंभीर बीमारियों के लिए है। और अभी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधान परिषद को आश्वासन दिया है कि सरकार समीक्षा करेगी कि क्या राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को ज्योति संजीवनी योजना के तहत लाया जा सकता है। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। इसकी कैपिटल है बंगलुरु। बंगलुरु में आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिलेगा, इसरो का मिलेगा, और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं। मुख्यमंत्री आपने कहा बसवराज बोम्मई है और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अच्छा बताओ, भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? बंगलुरु स्टेशन पे। और पूछे कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में ही। और भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? बंगलुरु में ही। यहीं पे आपको जोग जलप्रपात, जिसे आप गरसप्पा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कहते हो, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा शरावती नदी पर। और IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने बंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र भी शुरू किया। और भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको नाम दिया गया देवायतनम, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? कर्नाटक में ही, कर्नाटक के हम्पी में। और आपको याद होगा भारत और जापान के बीच में अभी जो
तीसरा एक्सरसाइज हुआ था धर्मा गार्जियन वाला, वो बेलगाम कर्नाटक में ही हुआ था। और आपको याद होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को जीता था तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। अभी सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है। और अभी कर्नाटक ने बेंगलुरु में ही अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया था। अच्छा, अभी आपको याद होगा कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में ही स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे हावेरी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल करके महादेवप्पा मेलरा रेलवे स्टेशन कर दिया। और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया। यहीं पे आपको अलमाटी बांध मिलेगा कृष्णा नदी पर, कृष्ण राज सागर बांध मिलेगा कावेरी नदी पर। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और याद रखना कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया है। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह बनेगा कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और आपको याद होगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है, दूसरा है मध्य प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा, अभी हाल ही में सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। तो सीनियर पुरुष और महिला वर्ग के लिए ये नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप अभी 19 मार्च से शुरू हो गई है, जो कि 31 मार्च तक चलेगी। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। और वेटलिफ्टिंग से आपको याद आता होगा कर्णम मल्लेश्वरी का नाम। आइए आपसे यूं पूछ लिया जाए कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो यही थी कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था इन्होंने वेटलिफ्टिंग में। चलो आप मुझे बता दो, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? कर्णम मल्लेश्वरी तो किसका उत्तर है? पहली भारतीय महिला कौन बनी थी। अब मैं पूछ रहा हूं पहले भारतीय कौन बने थे और उनका संबंध किस खेल से था, ये भी बताइए। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो आपसे पूछा था अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा फिनलैंड। इसमें भारत 136 नंबर पे था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहां पे आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। एक्चुअली में ऑडियो सुनने से होता क्या है, आप जो एक करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं तो उस ऑडियो को सुनने से इसका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो खबरी एप्लीकेशन पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब वहां पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी वीकली वाली और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन ऑडियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको भी बिल्कुल कम समय में इन सभी चीजों का रिवीजन करना है। जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप छत पे घूम रहे हो, पार्क वगैरह में घूम रहे हो, या पढ़ाई का मन नहीं है, तो उस ऑडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, ऑडियो को चलने दीजिए। जैसे गाने सुनते हो ना, उसी तरह से गाने सुनने से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन बार बार आपके मेरी वॉइस की फॉर्म में आपके कानों में पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको 1 या 2% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ कामकाजी महिलाएं हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, जो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अपना काम करते जाइए, ऑडियो को चला के रख दीजिए। तो कुछ न से तो कुछ बेनिफिट अगर आपको मिले और वो भी आपकी पढ़ाई के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।